Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Sharp Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumal. Students, previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, इस चैप्टर का सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज को सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो सेक्शन बी होता है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। आज शॉर्ट क्वेश्चंस को इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, यानी कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के जो फिनोमेना प्रोसेस होते हैं इनके दरमियान हमें डिफरेंस लिखना है। ये ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंसेस आपकी स्क्रीन में मौजूद है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लिएगा। टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, पहले हमने कॉलम में ब्रीथिंग की हेडिंग डाली हुई है, दूसरे कॉलम में हमने सेलुलर रिस्पायरेशन की हेडिंग डाली है। मेजर डिफरेंस हमें सबसे पहले लिखना है, तो हमने इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो पहला पॉइंट बना दिया, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। सेकेंड पॉइंट ब्रीथिंग में है, इट इज अ बायोमैकेनिकल प्रोसेस। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने लिखा इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। थर्ड पॉइंट हमने ब्रीथिंग में लिखा नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। पॉइंट नंबर 4 ब्रीथिंग में है, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी कि ये सेल से बाहर होता है। और सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने लिखा इट इज एन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी ये सेल के अंदर होता है। लास्ट पॉइंट ब्रीथिंग में है, नो एंजाइम्स आर यूज इन ब्रीथिंग, क्योंकि ये बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, कोई एंजाइम इसमें यूज नहीं होते। जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने लिखा एंजाइम्स आर यूज्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इस सवाल में आपसे ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज के दरमियान जो है वो डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपकी स्क्रीन में मौजूद है। ब्रीथिंग में फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जबकि गैसेस एक्सचेंज में हमने फर्स्ट पॉइंट में उसकी डेफिनेशन लिख दी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग का सेकंड पॉइंट, एयर मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी, हवा जिस्म से अंदर या बाहर जाती है। गैसेस एक्सचेंज में है, एयर रिमेन्स इनसाइड द बॉडी, एयर जो है गैसेस एक्सचेंज के दौरान वो जिस्म में ही रहती है। ब्रीथिंग में है जी, कंपोजिशन ऑफ एयर डज नॉट चेंज, ब्रीथिंग के दौरान एयर में जो कंपोजिशन होती है कि उसमें कौन कौन सी गैस कितनी है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ हवा आना जाना कर रही होती है। जबकि गैसेस एक्सचेंज में कंपोजिशन ऑफ एयर चेंजेस, एयर की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 5 एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। उन 5 एनिमल्स के नाम बताना है जो अपनी बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ हमने उन 5 ऑर्गेनिजम्स के नाम बता दिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादातर, बल्कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो हमने 5 के नाम लिख लिए, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमोडोमोनास, पैरामीशियम, यूक्लिना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी सरफेस से जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं, बट हमारे लिए इजी क्या है कि जी 5 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम लिख लें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिस्पायरेटरी सरफेस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। इस लेक्चर को भी, इस टॉपिक को भी हम एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये रिस्पायरेटरी सरफेस की डेफिनेशन हो गई और ये उसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। रिस्पायरेटरी सरफेस की डेफिनेशन में हमने लिख दिया, द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच अलाउ गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज रिस्पायरेटरी सरफेस। फिर हमने रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में बताया कुछ के जी किन ऑर्गेनिजम्स में कौन सा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज रिस्पायरेटरी सरफेस एंड इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स आइदर द बॉडी सरफेस और द सरफेस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन सर्व एज रिस्पायरेटरी सरफेस। तो चूंकि इन्होंने हमसे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस भी पूछा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस के नाम से एक हेडिंग डाली और 4 उसकी प्रॉपर्टी लिख दी कि जी वो थिन होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, वेट एंड इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रिस्पायरेटरी मीडियम एंड, यानी रिस्पायरेटरी मीडियम को हमें बताना है कि क्या होता है। विच रिस्पायरेटरी मीडियम इज बेटर एंड वाई।
फिर हमें ये बताना है कौन सा रिस्पायरेटरी मीडियम बेहतरीन है और क्यों। तो ये रिस्पायरेटरी मीडियम की डेफिनेशन हमने लिखी सबसे पहले, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस एक्सचेंज फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिस्पायरेटरी मीडियम। फिर हमने बताया कौन कौन से रिस्पायरेटरी मीडियम होते हैं। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द रिस्पायरेटरी मीडियम इज वाटर एंड फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स द रिस्पायरेटरी मीडियम इज एयर। अब हमें दूसरे सवाल के जवाब पे आते हैं, विच रिस्पायरेटरी मीडियम इज बेटर एंड व्हाई। तो हमने बोला जी एयर इज बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर, और फिर हमने रीजन दिया जी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ऑक्सीजन कंटेंट इज मच हायर इन एयर, द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एयर इज अबाउट 21%, हवा में 21% होती है ऑक्सीजन, while in water it is about 5%, जबकि पानी में 5% है। ये पहला रीजन हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूज मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर। और अब तीसरा रीजन है, वाटर इज मोर विस्कोस देन एयर एंड दस इट मेक्स वाटर मोर डिफिकल्ट फॉर गैसेस एक्सचेंज एज कंपेयर टू एयर। तो ये हमने जो है वो अपना रीजन भी पेश कर दिया कि जी एयर को हम एक बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अब ये दो प्रोसेस हैं जिनके दौरान गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन, उनके दरमियान हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। ये इसमें डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा याद करिएगा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। फोटोसिंथेसिस के डिफरेंस पहले कॉलम में लिखे हुए हैं, रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस दूसरे कॉलम में लिखे हुए। इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं। जबकि अगर बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, वो ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। दूसरा डिफरेंस हमने लिखा जी, फूड मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, और रिस्पायरेशन में हमने लिख दिया फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन बाय रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जबकि रिस्पायरेशन में हमने लिखा जी ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। फिर हमने ये भी बताया कि कौन सी गैस, ये भी एक डिफरेंस है कि जिन दोनों में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, while in respiration carbon dioxide is released as byproduct। फिर ये बताया हमने कि ये दोनों प्रोसेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो भी एक डिफरेंस बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट while respiration take place in all cells of plant। Chloroplast is the site of photosynthesis, mitochondria is the site of respiration। It stores energy, it release energy। और ये कब होता है, ये भी एक डिफरेंस है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, और रिस्पायरेशन जो है वो दिन रात दोनों में होता है, तो इट टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को मांगा जा रहा है जी। हमने यहाँ पे इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन लिख के फिर इनकी इक्वेशंस को हमने लिख दिया जी। तो ये फोटोसिंथेसिस लिखी हुई है, ये उसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, और ये इसकी हमने इक्वेशन लिख दी। सिमिलरली हमने रिस्पायरेशन में भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जी, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी इक्वेशन। The process of breaking down food to release energy is called respiration. In this process, oxygen gas is required and carbon dioxide gas is released, और ये respiration की equation हो गई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, why the stomata generally open during daytime। स्टोमेटा जो है वो दिन में ही ओपन क्यों होते हैं, रात में क्यों बंद हो जाते हैं, दिन में क्यों ओपन रहते हैं? क्योंकि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग का ताल्लुक लाइट से होता है, दिन में लाइट होती है, लिहाजा जनरली स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं, जबकि रात में लाइट नहीं होती तो स्टोमेटा रात में क्लोज हो जाते हैं। यही बात हमने इंग्लिश में लिख दी, बिकॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय लाइट। ड्यूरिंग डे टाइम लाइट इज प्रेजेंट, सो स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, बट ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा रिमेन क्लोज बिकॉज ऑफ नो लाइट। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की
साफ सुथरी लेबल डायग्राम हमें बनानी है। तो आप जानते हैं जी स्टोमेटा की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो खुला हुआ हो या वो बंद हो। तो हमें दोनों कंडीशंस पर स्टोमेटा की डायग्राम बना देनी है। ये स्टोमेटा ओपन की डायग्राम है, ये स्टोमेटा जब क्लोज हुए हुए होते हैं तो उस वक्त ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन? टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि दिन के वक्त कौन सा पार्ट है जी पौधे का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, ऑक्सीजन दे रहा होता है, और कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है। तो ये वाला जो पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है, ये वो है लीफ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है रिस्पायरेशन से ज्यादा। जबकि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना ये दिन में जो है स्टेम और लीफ करते हैं। तो यही बात हमने लिख दी। ड्यूरिंग डे टाइम मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, while all the cell of the plant body perform respiration, so all the cells take in oxygen and give out carbon dioxide. लीफ के जो मेसोफिल सेल्स है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लिहाजा वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं दिन में और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। जबकि बाकी तमाम सेल्स जो हैं उन्हें रिस्पायरेशन करनी है तो उनको ऑक्सीजन लेनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है अक्सर, जो है पूरा सवाल डायग्राम के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ जो है वो इसकी डायग्राम मांगी गई है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की। आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। डायग्राम में आप पीछे का इंसान बनाए ना बनाए, बट ये जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये आपको प्रॉपरली नीट तरीके से बनाना है विद द प्रॉपर लेबलिंग। तमाम जो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव के रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो हमने लेक्चर में नोट किए थे, देखे थे, वो तमाम पार्ट्स हमें मेंशन करना होंगे। नोस्ट्रिल्स, उसके बाद फिर जो है वो नसल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेग, ये लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, तमाम पार्ट्स को आपने प्रॉपर तरीके से बना के उनको लेबल करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रिल्स रादर देन ओरल कैविटी? हमें नाक, नोस्ट्रिल से ही, नाक से ही क्यों सांस लेना चाहिए निस्बतन ओरल कैविटी के? हालांकि हम जानते हैं कि एयर जो है वो नोस्ट्रिल्स से होती हुई नसल कैविटी, नसल कैविटी से होती हुई फेरिंक्स में आती है। जबकि अगर हम ओरल कैविटी से ब्रीथ करें तो भी ओरल कैविटी हवा को फेरिंक्स तक ले जाएगी। तो जब दोनों तरीकों से फेरिंक्स में एयर जा सकती है और हम अक्सर मुंह से सांस लेते भी हैं, तो फिर हमें नाक से ही सांस क्यों लेनी चाहिए? तो बच्चों इसका तो बड़ा कॉमन सा सिंपल सा रीजन है जी। आपके जो नसल कैविटी वाला रूट है, नोस्ट्रिल से नसल कैविटी से अगर आप एयर लेकर जाते हैं तो उस एयर में से डस्ट को, माइक्रोब्स को, आपकी एयर को, इन दोनों चीजों से साफ करने का प्रॉपर निजाम मौजूद है। छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया होते हैं, म्यूकस होता है। फिर आपकी जो एयर आ रही है वो वार्म भी हो जाती है ब्लड कैपिलरीज की वजह से। लिहाजा अगर आप नसल कैविटी की तरफ से सांस लेकर जाते हैं तो वो सांस साफ होगी, वो एयर साफ होगी और उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा। जबकि ओरल कैविटी अल्लाह ने खाने के लिए बनाई है। अगर हम यहाँ से एयर को अंदर करते हैं तो एयर चली तो जाएगी, बट दैट एयर वोंट बी क्लीन, वो साफ नहीं होगी, उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो इसी बात को हमने लिख दिया इंग्लिश में। Nostrils allow air to enter into nasal cavity which is lined by mucus secreting ciliated epithelial cells and fine hairs which filter the dust particles from the air. The internal surface has a rich supply of blood capillaries which warms the incoming air and keep its temperature nearly equal to that of the body. On the other hand, breathing from oral cavity increase the risk of bad breath and gum inflammation. अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। आपको एक चार्ट शो करना है जिसमें आपको इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड, एक्सपायर्ड जो एयर कर रहे हैं आप, यानी अंदर जो एयर कर रहे हैं आप और जो आप बाहर एयर कर रहे हैं, उसकी जो कंपोजिशन है वो लिखनी है। तो ये हमने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया जी। इंस्पायर यानी इंस्पायर मतलब इनहेल एयर जो हम कर रहे हैं ये उसकी कंपोजिशन है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं उसकी कंपोजिशन है। एमसीक्यूज में भी हमने बात की थी इसकी।
टेबल पर ही, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। आपकी जो अंदर करने वाली इनहेल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन 21% है, और जो आप एक्सहेल एयर कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन देख लें, इंस्पायर्ड एयर में 0.03% है, जबकि एक्सपायर्ड एयर में 4% है। नाइट्रोजन गैस एक्सचेंज नहीं होता नाइट्रोजन का, लिहाजा दोनों तरह की एयर में उसकी कंपोजिशन सेम है। वाटर वेपर्स इंस्पायर एयर में वेरिएबल हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड है। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जबकि एक्सपायर्ड एयर जो है उसका बॉडी टेम्परेचर के बराबर 37 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग के जो दो फेसिस होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उनके दरमियान हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। ये भी एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। आपने पहले कॉलम में इंस्पायरेशन के कैरेक्टर्स लिख दिए और उससे जो डिफरेंसिंग कैरेक्टर्स हैं एक्सपायरेशन के, वो आपने दूसरे कॉलम में लिख दिए। इंस्पायरेशन में एयर लंग्स के अंदर आती है, ये पहली बात हमने लिख दी। टेकिंग एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन में हमने लिखा है एक्सपेलिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। सेकेंड पॉइंट हमने जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से बना दिया कि जी इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं। डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्पायरेशन के दौरान, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान ये रिलैक्स करता है। वॉल्यूम के बारे में और प्रेशर के बारे में हमने अगले 2 पॉइंट बना दिए कि इंस्पायरेशन में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है थोरैकिक कैविटी का, जबकि एक्सपायरेशन में वॉल्यूम थोरैकिक कैविटी का डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर पर हमने आखिरी पॉइंट बना दिया कि इंस्पायरेशन के दौरान प्रेशर जो है, चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सपायरेशन के दौरान चूंकि वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर जो है वो इनसाइड द लंग इंक्रीज हो जाता है। तो यूं हमने 5 डिफरेंसेस लिख दिए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित करना है कि रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये कोई सा भी आप एक्सपेरिमेंट जो कि ये बात साबित कर रहा हो लिख सकते हैं, पर हमने जो है वो बुक में एक एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हुआ है तो हमने वही जो है वो लिख दिया। ये एक्सपेरिमेंट का तरीका लिखा हुआ है, फिर ये जो इक्वेशन है रेस्पायरेशन, इस एक्सपेरिमेंट में जो इक्वेशन काम कर रही है वो, और फिर आखिर में हमने रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भरी हुई एक टेस्ट ट्यूब लें आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। सील द ट्यूब विद डबल बोर कॉर्क। 2 सुरागों वाले कॉर्क से उस ट्यूब को आप सील कर दें। इंसर्ट 2 ग्लास ट्यूब बैट एट राइट एंगल्स इनटू द होल्स ऑफ कॉर्क। अब जो दोनों सुराग हैं कॉर्क के, उसमें आप 2 ग्लास ट्यूब्स जो कि 90 डिग्री यानी ऐसे बैंड हुई हुई, देखें डायग्राम में राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एतबार से वो बैंड हुई हुई। तो आपने एक ट्यूब ली, उसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा, सील किया उसको कॉर्क लगा के, और उसके दोनों बोर्स में आपने ग्लास ट्यूब डाल दी मुड़ी हुई, राइट एंगल के हिसाब से मुड़ी हुई। 1 ट्यूब डीप सच दैट एक ट्यूब जो है वो लाइम वाटर में डूबी हुई हो, ये देखें जी, और दूसरी ट्यूब जो है वो लाइम वाटर में डूबी भी ना हो। अब ये डायग्राम देखते रहिएगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ब्लो द एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम माउथ इनटू द ट्यूब। अब जो डूबी हुई ट्यूब है उसमें से आपको अपने मुंह से उसमें एयर एक्सहेल करनी है। रिमेंबर, आप एक्सहेल के एयर कर रहे हैं, हवा बाहर निकालना है। उस हवा में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं। एक्सहेल एयर जो आपकी निकल रही है वो रिस्पायरेशन के नतीजे में निकल रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रखती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इस डूबी हुई ट्यूब के जरिए जब कॉर्क में जाएगी तो कॉर्क के ट्यूब में जाएगी, तो ट्यूब में मौजूद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। ठीक है जी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर जब आपस ये दोनों जब मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो वो मिल्की सोल्यूशन सा बन जाता है। तो अब जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा जी, दूधिया कलर का। इक्वेशन आपने लिख दी। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्सहेल्ड एयर रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपने बताया कि जी क्या हुआ। आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल की है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? एक मिल्की सोल्यूशन सा बन गया।
ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया और इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो रहा है कि आपकी जो एक्सहेल लेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तभी ये रिएक्शन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा होता। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उस पर एक छोटा सा आपको नोट लिखना है। आपको याद होगा रेट ऑफ ब्रीथिंग का लेक्चर भी हमने एक वीडियो में कवर किया है कि हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग अप एंड डाउन होती रहती है रेस्ट कंडीशन में 16 से 20, जबकि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये ज्यादा हो जाती है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग की हेडिंग डाली, लिखा जी ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज एट रेस्ट। इट इज लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ज्यादातर ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, क्योंकि वॉलेंट्री भी हम अपनी रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन विच इज सेंसिटिव टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये बात भी हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल करता है। और वो किस चीज को देख रहा होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ब्लड में कंसेंट्रेशन है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग का रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपके मसल्स जो हैं वो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनका जो सेलुलर रिस्पायरेशन है उसका रेट बढ़ जाता है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के रेट बढ़ने से क्या होगा? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब हाइपोथैलेमस कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में मौजूद कंसंट्रेशन को चेक करता है, देखता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो हाइपोथैलेमस इंपल्स भेजता है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में, आपके ब्रीथिंग मैकेनिज्म को, और आपका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो क्विक हो जाता है। तो दैट इज व्हाई ब्रीथिंग रेट आपका एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाएगा। When we do exercise, our muscles carry out cellular respiration at a greater rate. It results in the production of more carbon dioxide, which stimulate the hypothalamus of brain. It sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing, so that the excess carbon dioxide present in blood can be removed out of the body. During exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. एक्सरसाइज या फिजिकल हार्ड वर्क जो होते हैं उस दौरान आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो 30 से 40 टाइम्स तक, एक मिनट में 30 से 40 टाइम्स तक जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर ऑक्सीजन। अब एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के फौरन बाद हम डीप ब्रीथिंग क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, मसल सेल्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन, which result in the formation of lactic acid. Accumulation of lactic acid cause pain and cramp in muscles. In order to get rid of lactic acid, additional amount of oxygen is needed, which is called the oxygen debit. Oxygen debit is obtained through deep breath. ये बात हमने MCQs में भी पढ़ी थी कि जब मसल सेल्स को अच्छी खासी एक्सरसाइज के दौरान अच्छी खासी उसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी उसको नहीं मिल रही होती, सफिशिएंट एनर्जी नहीं आ रही होती, तो फिर वो मसल सेल्स हमारे एनएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं। ग्लूकोज को तोड़कर बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में और लैक्टिक एसिड बनता है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो मसल सेल्स एक्सरसाइज करते रहे तो मसल सेल्स के लिए एनर्जी की मिकदार कम हो जाती है। वो क्या करेंगे? वो अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को एनारोबिक रिस्पायरेशन से ब्रेक करेंगे ताकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत ही ना रहे, बट प्रोड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अब वो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होता रहता है और उससे आपके मसल्स में पेन और क्रैम्प हो जाता है। जब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो फिर अब इस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए आपको थोड़ा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन डेबिट कहते हैं और उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए हम नॉर्मल ब्रीथिंग से थोड़ा ज्यादा ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन डेबिट। अब जो ऑक्सीजन डेबिट है उसी के बारे में हमें यहाँ डेफिनेशन लिखनी है, तो वही हम जो अभी बात लिखी वही लिख देंगे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन,
which result in the formation of lactic acid. Accumulation of the lactic acid cause pain and cramp in muscles. So in order to get rid of lactic acid, additional amount of oxygen is needed, which is called the oxygen tablet. ये वही बात जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, उसी बात को हमने ऑक्सीजन टैबलेट की डेफिनेशन बना दी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी जो है, क्या हवा की लंग के अंदर हमारे हवा की कितनी गुंजाइश मौजूद है, इस पर एक छोटा सा नोट लिखना है। सो लंग कैपेसिटी की हेडिंग डाली और आपने उसमें लिखा जी, लंग कैपेसिटी मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। The lungs of an adult human have the capacity of 5 liters of air. During normal breathing, a person take in and give out air approximately half of a liter. देखिए आपके लंग्स के अंदर जो हवा की गुंजाइश है ना, आपके लंग्स के अंदर टोटल 5 लीटर एयर आ सकती है। इतने बड़े लंग्स हैं आपके कि आप अपने लंग्स के अंदर 5 लीटर तकरीबन एयर जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट जब भी हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो इस 5 लीटर नहीं, सिर्फ तकरीबन आधा लीटर एयर हमारी इन एंड आउट हो रही होती है। 4.5 लीटर एयर आप समझ लें लॉक हुई हुई है, सिर्फ आधा लीटर एयर हम बाहर कर रहे हैं, आधा लीटर हम एयर अंदर कर रहे हैं। हमारे लंग्स में 5 लीटर एयर की गुंजाइश है, बट हम सिर्फ आधा लीटर एयर बाहर निकाल रहे हैं, आधा लीटर एयर हम अंदर कर रहे हैं। ये जो हम आधा लीटर एयर बाहर और अंदर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और अगर आप डीप ब्रीथिंग करें, बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांस लें, तो फिर अब आप आधे लीटर के बजाय 4 लीटर एयर अंदर बाहर कर सकते हैं। 4 लीटर एयर जो है वो आप बाहर कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं। 4 लीटर एयर जो है वो आप इनहेल कर सकते हैं। यानी कि अब भी 1 लीटर एयर हमारे लंग्स के अंदर फिक्स अमाउंट है, अब भी वो अटकी हुई है। ठीक है, तो जो अब हम ज्यादा करने लग जाते हैं ना, अगर आप डीप ब्रीथिंग करें, तो अब ये जो आप बड़ा अमाउंट एयर का जो है अंदर बाहर कर रहे हैं, इसको आप कहते हो वाइटल कैपेसिटी। और जो 1 लीटर रह जाएगा उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एयर हमारी लंग्स के अंदर क्यों रुक रही है थोड़ी बहुत। तो इसका जवाब है जी कि अगर पूरा लंग्स, अगर हम एयर की, हमारे लंग्स की सारी एयर हम बाहर निकाल दें, लंग्स हमारे खाली हो जाएंगे और लंग्स हमारे कोलैप्स कर जाएंगे। थोड़ा बहुत एयर हमारे लंग्स के अंदर रहना जरूरी है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। ठीक, तो यही बात हमने यहाँ लिख दी कि हमारे पास जो एयर की लंग्स में एयर की कैपेसिटी है वो 5 लीटर है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सॉरी, 5 लीटर जो है ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, और जो हम ले रहे होते हैं वो ये लिखी हुई है, तकरीबन 4.5 से 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर को हम नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान इन एंड आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और अगर हम ज्यादा ब्रीथिंग करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे जिस्म में आना जाना करेगा, हमारे लंग्स में आना जाना करेगा ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और वो कितना होता है 4 लीटर। और जो वो 1 लीटर रह जाएगा वॉल्यूम 1 लीटर, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। इट रिमेन्स इन देयर ड्यू टू द फैक्ट दैट थोरैक्स कैन नॉट कोलैप्स कंप्लीटली। रेसिडुअल वॉल्यूम इज नॉट स्टैग्नेंट सिंस एक्सपायर्ड एयर मिक्स विद इट एट ईच टाइम। सो ये लंग्स कैपेसिटी पर एक शॉर्ट नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज लंग कैंसर। हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़े थे, उसमें से जो लंग कैंसर हमने पढ़ा था उसके बारे में हमसे थोड़ा सा पूछा जा रहा है। तो हमने लिख दिया लंग्स कैंसर की हेडिंग डाल के, लंग्स कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ लंग एंड फॉर्म ट्यूमर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस, bone ache, coughing including coughing up blood and weight loss। ये उसके कुछ सिम्टम्स हमने बताए। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। किसी भी कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कार्सिनोजेंस, सच एज। अब लंग्स कैंसर में ज्यादातर क्या होता है जी, सिगरेट के स्मोक में मौजूद होते हैं कार्सिनोजेंस। उसके अलावा तमाम कैंसर्स का एक और बड़ा रीजन है आयोनाइजिंग रेडिएशन या फिर वायरल इन्फेक्शन। बट स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग हमारी बड़ी वजह ठहरती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये जो स्मोकिंग करते हैं इसका बैड इफेक्ट हमें बताना है। तो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स, आउट ऑफ विच
एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेन्स एंड मैनी आर पॉइजनस। ठीक है जी, तकरीबन आपके जो स्मोक होता है उसमें 4000 के करीब डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 तो कार्सिनोजेन्स हैं और ज्यादातर जो हैं वो जहरीले भी हैं। स्मोकिंग में लीड टू कैंसर्स इन लंग्स, किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियास। इन जगहों पे स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। मे लीड टू एम्फाइसेमा, कैंसर नहीं है, एम्फाइसेमा में भी, एम्फाइसेमा भी आपके लंग्स के अंदर कर सकता है, एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्मोकिंग ऑल्सो हैज इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी स्मोकिंग का असर पड़ता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक इफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जो स्मोक में हमारे जो है वो एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे जो है हमारे लंग कैपेसिटी, हमारे जो हीमोग्लोबिन है उनके अंदर ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत है उस पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फौरन से रिएक्ट कर लेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फौरन से रिएक्ट कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी जो गैस चाहिए वो आपकी कन्वर्ट हो गई उस गैस में जो आपको नहीं चाहिए। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटिलेट्स विच लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 times एंड नमोनिया बाय 4 times। ये मैं कहा ना, ऊपर हमने लिखा कि जी अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग की वजह से दूसरे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स यानी एम्फाइसीमा भी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस का 2 से 4 गुना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और नमूनिया जो है वो भी 4 times पड़ सकता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। दांत खराब करने, दांत कमजोर करने के पीछे भी स्मोकिंग जो है वो कॉज हो सकती है। ये थे जी हमारे इस चैप्टर के सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको हमने सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से जो डिटेल क्वेश्चंस बनते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टोमेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि आपने स्टोमेटा को बयान करना है, स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा की जो ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म है, किस तरह ये खुलते हैं बंद होते हैं, ये आपने यहाँ पर बयान करना है। जाहिर है डायग्राम भी बनाएंगे स्टोमेटा की, तो हमने डायग्राम भी बना ली स्टोमेटा की दोनों कंडीशंस, ओपन पर भी क्लोज पर भी, और ये हमने स्टोमेटा पर इसी बात का जवाब दे दिया। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, ये हमने सबसे पहले ना व्हाट आर स्टोमेटा का जवाब दे रहे हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द एपिडर्मस ऑफ लीव एंड यंग स्टेम्स। जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं या जो लीव होते हैं उनकी जो एपिडर्मस की लेयर है वहां छोटे सुराग हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। दे आर द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, एक्सेस वाटर ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन बाय स्टोमेटा। इनसे ना सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है बल्कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के दौरान जो फालतू पानी होता है वो भी इन्हीं सुराखों में से बाहर चला जाता है। They are protected by 2 bean-shaped cells called guard cells. Guard cells have outer thin elastic wall and inner thick wall. ये जो स्टोमेटा होते हैं ये 2 गार्ड सेल्स इन पर मौजूद होते हैं। बीन शेप के ये गार्ड सेल्स है, नजर आ रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर। इनकी जो बाहर वाली वॉल है, आउटर वॉल से मुराद है जी ये वाली वॉल, इस गार्ड सेल की ये वाली वॉल और इस गार्ड सेल की ये वाली वॉल, ये कहलाती है आउटर वॉल, ये पतली होती हैं। जबकि इनर वॉल जो है ना गार्ड सेल्स की, यानी ये वाली और ये वाली, ये थिक होती है। बाहर वाली थिन, अंदर वाली थिन। एंड कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, ग्रीन कलर के ये नजर आते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय लाइट। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल इंक्रीजेस। अब क्या होता है जी, इनमें चूंकि स्टोमेटा में गार्ड से वो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं तो दिन की रोशनी में क्लोरोफिल जो है वो अपना काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ग्लूकोज तैयार होगा। अब स्टोमेटा के वैक्यूल में जो पानी स्टोर हुआ होगा उसमें ये ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाएगा और वाटर की कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल्स के वैक्यूल में कम हो जाएगी। अब जब बराबर के सेल से कंपेयर करेंगे तो बराबर के सेल में वाटर की हाई कंसंट्रेशन होगी, इनके सेल्स के वैक्यूल में वाटर की लो कंसंट्रेशन हो गई। सो ऑस्मोसिस हो जाएगा और वाटर जो है वो डिफ्यूज होके इनके वैक्यूल में आएगा। वैक्यूल में वाटर डिफ्यूज होने की वजह से वैक्यूल टर्जिड, ये पूरा सेल जो होगा गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने की वजह से ये खुल जाएगा। ये जी इसका रीजन और यही बात हमने लिख दी। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल इंक्रीजेस।
सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज की जो मिकदार है ना वो बढ़ती जा रही है। दस दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सेल, बराबर वाले सेल से इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, एंड बिकम टर्जिड, सख्त हो गया। व्हेन दे बिकम टर्जिड द आउटर थिनर वॉल स्ट्रेचेस मोर देन द इनर थिक वॉल। अब जाहिर है जब ये टर्जिड होंगे, सख्त होना शुरू होंगे, तो चूंकि बाहर वाली वॉल पतली है वो ज्यादा खिंच जाएगी, अंदर वाली वॉल मोटी है ये कम खींचेगी, तो इससे जो है ना ये इस तरह के ऐसे ओपनिंग की शेप में आ जाएंगे। हैंस द गार्ड सेल बिकम मोर सेमी सर्कुलर एंड द स्टोमेटल ओपनिंग बिकम वाइडर। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ये हमने इसको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, सारी बातें हमें बतानी है। प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि प्लांट जो है वो किन दो प्रोसेस के लिए गैस एक्सचेंज करता है, तो हमने जवाब दिया फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। फिर हमने बताया कि जी फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, ऑक्सीजन रिलीज करना होगा, और रिस्पायरेशन के दौरान इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना होगा। During daytime, as rate of photosynthesis is higher than the respiration, so plant take in carbon dioxide and release oxygen. But at night, as the photosynthesis does not occur, so plant take in oxygen and release carbon dioxide. ये हमने लीफ पर बताया कि जी लीफ का चूंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, लिहाजा उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हवा से, एनवायरनमेंट से, वो लेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। जबकि रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो फिर ये सिर्फ रिस्पायरेशन में जो इसको गैसेस चाहिए उसका एक्सचेंज करेगा। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। कोई प्रॉपर सिस्टम इसके पास नहीं है गैसेस एक्सचेंज का। सो ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज। The leaf and young stem have stomata in their epidermis for gaseous exchange. In woody stems and mature roots, there are certain pores called lenticles which allow the air to pass through them, while the root cells perform gas exchange through general body surface by diffusion. अब ये हमने वही बात बता दी कि अब ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं इसके लिए इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम तो नहीं है, लिहाजा जो यंग स्टेम होते हैं ग्रीन कलर के या फिर जो लीफ होते हैं वो स्टोमेटा के जरिए जो उनके एपिडर्मस के सेल, एपिडर्मस की लेयर में मौजूद होता है उसके जरिए गैस एक्सचेंज करते हैं। जो वुडी स्टेम होते हैं वो लेंटिकल्स के जरिए करते हैं, और जो जमीन के अंदर रूट्स मौजूद होती हैं उनके सेल्स अपनी जो बॉडी सरफेस है उससे करते हैं जी बाय डिफ्यूजन। द इनर सेल ऑफ लीव एंड स्टेम ऑल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम which help in the exchange of gases. और जो अंदर के सेल्स हैं उनके दरमियान गैप होता है जहां एयर आके ट्रैप हो जाती है, जिससे अंदर के सेल्स जो हैं वो आराम से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया जी प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इलिस्ट्रेशन। आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है एक अच्छी सी डायग्राम के साथ। तो यहाँ पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिस्कस किया जाएगा। आपने तमाम पार्ट्स को तरतीब के साथ बयान करना है और उन पार्ट्स की वर्किंग को भी लिखना है। तो ये पूरा जवाब है जी, अच्छा खासा बड़ा जवाब है, ठीक है जी। तो जरा इसको देख लेते हैं, एक दफा नोट कर लिएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन 2 पार्ट्स, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एयर पैसेजवे और लंग। हमने बताया एयर पैसेजवे क्या होता है। दिस पैसेजवे अलाउ एयर टू मूव इनटू और आउट ऑफ द लंग्स। ये जो होता है हवा को लंग्स के अंदर या बाहर ला रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं जी? नसल कैविटी एंड नोस्ट्रिल्स। नसल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. It is divided into 2 portions by wall. Each portion is lined by mucus secreting ciliated epithelial cell and fine hairs, which filter the dust particle from the air. The internal surface has rich supply of blood capillaries, which warms the incoming air and keep its temperature nearly equal
to that of the body। ये वही बात है जो अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी की थी कि हम एयर को नोस्ट्रिल्स से अंदर करते हैं निस्बतन ओरल कैविटी के, क्यों हम ओरल कैविटी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये वही बात हमने यहाँ लिख दी। इसमें हमारी नसल कैविटी भी बयान हो गई है और नोस्ट्रिल्स भी बयान हो गई। नसल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स बाय मींस ऑफ इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब हम फेरिंक्स की तरफ आएंगे। फेरिंक्स को हमने बयान किया सेकंड पार्ट। फेरिंक्स इज कनेक्टेड विद बोथ लैरिंक्स एंड एसोफेगस। एयर एंटर फ्रॉम फेरिंक्स इनटू लैरिंक्स थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटस। ग्लोटस कंटेन्स अ वॉल कॉल्ड एपिग्लोटस, जो कि आपके खाना अंदर करने के दौरान आपके लैरिंक्स को कवर करता है, ग्लोटस को कवर करता है। तो वही बात हमने लिख दी, विच कवर्स द ग्लोटस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। लैरिंक्स अगला पार्ट है। लैरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट हैज टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया। लैरिंक्स कंटिन्यू to the trachea, which is also called windpipe. There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea that keep the trachea from collapsing. Next part होगा bronchi. Single की बात करें तो bronchus. Trachea divide into two smaller tube called bronchi. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divide into smaller branches called bronchioles. लंग्स के अंदर जाके ये ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। सो अगला पार्ट हो गया ब्रोंक्यूल्स। Bronchioles end as fine tubules called alveolary duct which opens into a cluster of pouches called alveoli. अगला पार्ट हमारा लंग्स हो जाएगा। लंग्स को हमने डिफाइन किया। लंग्स आर टू pinkish soft spongy elastic sac like organs found in the thoracic cavity enclosed in bony cage made up of 12 pairs of ribs। ये सारी बातें हमने लेक्चर की वीडियो में कवर कर ली थी। लंग्स का प्रोटेक्शन भी हमने बता दिया था। रिब केज के हवाले से भी बात हो चुकी है। ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स। Ribs are attached with intercostal muscles. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. The lungs have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and veins. Each lung is made up of millions of alveoli. फिर alveoli पर आ जाते हैं। alveoli पर हमने हेडिंग डाली alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. They are richly supplied with blood capillaries. They are the site for gaseous exchange. After gaseous exchange, air is expelled out from the same route. ये हमने पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन कर दिया और आखिर में हमने ये इसकी डायग्राम बना दी। तो डायग्राम भी आप देख लीजिएगा। डायग्राम भी जो है वो बनानी होती है। अगर आपको सवाल में मना कर दिया जाए कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है अक्सर, तो फिर आपने डायग्राम नहीं बनानी होगी। अदरवाइज अगर आप ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर आपको डायग्राम बनानी पड़ती है। अगले सवाल पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। वेंटिलेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। वेंटिलेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रीथिंग या वेंटिलेशन की डेफिनेशन लिखी। फिर इसकी दो फेसेस होती हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, दोनों का मैकेनिज्म हमने बयान किया। डायग्राम बना देंगे फिर। तो ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन हो गई। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इनटू देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट एयर फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस। फेस नंबर 1 इंस्पायरेशन कहलाता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब्स आर रेस्ड। अब रिब मसल्स वही हो गए इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे रिब्स आगे की तरफ बढ़ती हैं। एट द सेम टाइम द डूम शेप डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोवर्ड। दिस मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द thoracic cavity which reduce the pressure inside the lung. The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. As a result, the lungs expand. ये पूरा जो इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है वो इस पैराग्राफ में हमने लिख दिया, ब्रीफ कर दिया। अब एक्सपायरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म है कि जी इंटरकोस्टल मसल्स वापस रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राग्राम रिलैक्स हो जाएगा, जो एरिया या वॉल्यूम है हमारे थोरैकिक रीजन का वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर एयर बाहर चली जाएगी।
वो पूरा मैकेनिज्म हमें एक्सपायरेशन के पैराग्राफ में लिख देना है। रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड गेट्स इट्स tomb shape. This reduces the space in the chest cavity and increase the pressure inside the lungs. So the lungs contract and the air are expelled out of them. ये आपने पूरा एक्सपायरेशन का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ ब्रीफ कर दिया और आखिर में आपने इनकी डायग्राम बना दी। वही बात है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा डायग्राम बनाएंगे, अगर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है सवाल के आखिर में डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड तो फिर डायग्राम नहीं बनाइएगा। ये ब्रीथिंग की है और ये ब्रीथिंग आउट, ये ब्रीथिंग इन यानी कि इंस्पायरेशन, ये ब्रीथिंग आउट मतलब एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना है। तो जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रोंचाइटिस पढ़ा, एम्फाइसीमा पढ़ा, निमोनिया पढ़ा, एस्थमा पढ़ा, लंग कैंसर पढ़ा। तो ये हमने पहले ब्रोंचाइटिस बता दिया। ब्रोंचाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। इट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। सिम्टम्स बताए हमने। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंचाइटिस इंक्लूड्स कफ, fever, chills, shortness of breath. Second disorder, emphysema. Emphysema is the progressive destruction of the alveoli due to industrial pollutants like NOSO2. This reduces the elasticity of lungs, therefore lungs work improperly. Symptoms बताए हमने। Symptoms of emphysema include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infections and depression. फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं निमोनिया। निमोनिया को हम बताएंगे। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज अ बैक्टीरियम, और उसका नाम हम बता रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सम वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि, एंड फंगल इन्फेक्शंस में ऑल्सो लीड टू निमोनिया। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इन जिन ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, ये एंटर द एल्वुलाई, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। वहां रह जाएंगे और अपनी तादाद को बढ़ाएंगे एल्वुलाई में। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विथ फ्लूइड और पस। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, शिवरिंग, कफ, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये उसके सिम्टम्स हो गए। अगला रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एस्थमा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एस्थमा इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, फॉर एग्जाम्पल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, pollens. When exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction. The major symptoms include shortness of breath, wheezing sound during expiration, cough and chest pain. ये हो गया जी एस्थमा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये हमने जो है सेक्शन सी भी देख लिया इस चैप्टर के। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ख्याल रखिएगा अपना स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।